बजट बनाना है, आमदन इतनी है नहीं और खर्चे बहुत हैं। फलाही रियासत है हमारी, आवाम की फलाह बहबूद को सामने रखना है, लेकिन जब बजट बनने लगता है तो सनत व तिजारत जो है उस पर ज़्यादा बात शुरू हो जाती है। आम आदमी सोचता है कि साहब ये फलाही रियासत है, इसका बजट जो बनेगा इसका फ़ायदा तो हमें मिलना चाहिए। आम आदमी के लिए अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए, उसकी पहुंच के अंदर होनी चाहिए। नौकरी कारोबार के नए मौके खुलने चाहिए, है ना। और नौजवानों के लिए ऐसे मौके हों कि वो चाहें तो अपना कारोबार खुद लगा लें, चाहे नौकरी शुरू करें। और ये तभी मुमकिन होगा जब मईशत का पहिया चलेगा। और अगर प्रायोरिटी ये हो कि जनाब हमने मईशत को आगे लेकर जाना है, मईशत को चलाना है, तो बजट बनाना निस्बतन आसान है। लेकिन जब आपको बहुत सारे लोगों को खुश करना पड़ता है, यानी बहुत सारे मुख्तलिफ तबकात को, बहुत सारे मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स को, मुख्तलिफ लॉबीज़ को, तो फिर ये की प्रायोरिटीज़ जो होती हैं ये कहीं पीछे चली जाती हैं और बंदा इसी में लग जाता है, यार इस सेक्टर को किस तरह से रिलीफ दी जाए, उस सेक्टर को किस तरह से रिलीफ दी जाए। फिर बात तो हम हमेशा पाकिस्तान की करते हैं, लेकिन जब मुफाद की बात आती है तो हर आदमी अपना मुफाद पहले रखता है, फिर मुल्क का इस्तेमाल भी करता है, मुल्क के नाम का इस्तेमाल करता है, मुहब्ब वतन और हुब्बुल वतनी के जज्बे का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उससे अपना काम निकलवाना होता है। और फिर जो भी काम करवाना हो बजट के अंदर, वो कहते हैं साहब इसमें आप ही का तो फ़ायदा है। अरे ये इशारा तो बिल्कुल ठीक हो गया। बोले साहब ये टैक्स कम कर दीजिए। क्यों कम करें? इसमें आप ही का तो फ़ायदा है। अच्छा, अरे साहब ये जो मराहत है ये मराहत दे दीजिए बजट में, फलां एसआरओ को ऐसा कर दें, फलां एसआरओ को ऐसा कर दें, फाइनेंस बिल के अंदर अमेंडमेंट हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, इसमें आप ही को तो फायदा है, मुल्क का फायदा है। मैं सबसे पहले मुल्क का सोचता हूं, और दरअसल ये लोग सिर्फ अपना ही सोच रहे होते हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स, ये तबकात और ये अफराद, आपको इनके नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके नाम आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनके नाम क्या हैं। आप जानते हैं इन अफराद को, कि जो कहते तो ये हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये मुल्क के लिए कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपने लिए कर रहे होते हैं। बजट भी फिर कहीं ऐसे अफराद की वजह से असरअंदाज ना हो जाए। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस दफ़ा जो बजट बनाया जाए, कोशिश ये की जाए कि अवाम की फलाह बहबूद और माशी तरक्की को सबसे पहले रखा जाए। कोशिश ये की जाए कि ये पहले रख लिया जाए। वैसे तो पहले जो है वो हम एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान वतन हमारा मुल्क, तो इस हिसाब से हमें सबसे पहले तो अकायद को सामने रखना चाहिए। बजट बनाने से पहले इंसाफ को सामने रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ करें, ये वसाइल की तकसीम करें, इंसाफ से करें। मैं तो आपको दुनियावी लिहाज से बता रहा था, दुनियावी लिहाज से आपको बता रहा था कि जनाब ये दो प्रायोरिटीज़ रख ली जाएं। अच्छा है, अवाम की फलाह कहते किस चीज़ में? पूछते हैं अवाम की फलाह किस चीज़ में है, अवाम की बहबूद किस चीज़ में है? अवाम की फलाह और बहबूद इस चीज़ के अंदर है कि उनकी कम अज़ कम जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाए। आज तो वो भी नहीं हो रही। फिर बजट का फ़ायदा तो तब होगा ना जब इन बुनियादी ज़रूरियात को तो आप पूरा कर दें। यार उसके पेट पे रोटी तो चली जाए, उसके तन पे कपड़े आ जाएं, हैं? तीसरी तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन उस पर भी काम करें। लेकिन पहले दो ये काम तो कर लो, अभी तो इसके ऊपर ही मामला अटका हुआ है। और मैं आपको बताऊं कितने सफ़ेद पोश ऐसे लोग हैं, छुप के ये बताते तक नहीं है कि आज हम भूखे हैं, हमने खाना नहीं खाया, या कितने दिन हो गए हमने पेट भर खाना नहीं खाया। यकीन करें सफ़ेद पोश लोग ऐसे शरीफ होते हैं ना, सफ़ेद पोश लोग, हाँ नाम के ही नहीं काम के भी। तो सफ़ेद पोश लोग शरीफ होते हैं ना, बाहर निकल के अपनी मजबूरियां नहीं बताते, बल्कि कोई भी पूछता है तो कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, शुक्र सबर शुक्र करते हैं। पाकिस्तान की आवाम की एक मैं बात बताऊं, बुराइयां बहुत आप गिनवा सकते हो, बहुत बुराइयां होंगी, मैं नहीं कहता, लेकिन आप कहो तो कम से कम इतनी गैरत शर्म हया ज़रूर होती है कि वो ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि साहब हमारे पास है। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास नहीं, हमारे पास है, ये कहते हैं।
सब्र शुक्र करते हैं, ये बात अच्छी है। रेजिलियंस बहुत है हमारे यहाँ। कौम की हमारी बहुत बुराइयां करते हैं ना, कभी कभार मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, बहुत बुराइयां कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है यार, हमें अच्छाइयाँ बहुत, हमें अच्छाइयाँ, हम बड़े रेजिलियंट लोग हैं। रेजिलियंट के माने ये है कि हमें बड़ा जज्बा है, हमें बड़ा बर्दाश्त है। बर्दाश्त का लफ्ज इसके लिए कहना, हमें बड़ा बर्दाश्त है। हमें ऐसे हुक्मरानों तक को जो है वो, अब कहीं मुंह से और कुछ गलत न निकल जाए। अब इसके बाद ईद है तो मैं पेट भरा आऊँगा, अब तो वैसे ही दवा नहीं खा सकता, आपको पता है। लेकिन यह कि मैं कोशिश करूंगा आपका मुकदमा मैं पूरा लड़ूं बजट से पहले, ताकि चंद चीज़ों के ऊपर काम हो। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बात बताई, हुकूमत को मईशत को बहाल करने को फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी चाहिए। बहाल क्या मैं कहूँ, अब पहले तो कह देता कि मईशत को थोड़ा तेज कर दें, लेकिन अब तो बहाली पर ही बात आ गई। अब तो पहले वाले हालात लाना मुश्किल हो गए हैं। लोगों का क्या हाल है मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए, नेकी के काम लोग करते हैं, अमीर रईस, इनकी भी मजबूरियां हैं। ये जो कहते हैं ना कि साहब मुलाजमतों से फारिग कर रहे हैं, इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, कारोबार इनको चलाने हैं। हम ये नहीं कहते कि साहब हम इन पर मजबूरन बोझ बन जाएं, लेकिन इनको कारोबार चलाने हैं, ताजरों को, सनतकारों को। ये मतलब ये कि खैरात तो अपनी जगह करते हैं, लेकिन इनके पास जो मुलाजमीन काम करते हैं, उजरत कमाते हैं मेहनत के। जब उनका मौका ही नहीं मिल रहा मेहनत करने का, उजरत कमाने का, और उसको अपने लिए ताजिर सनतकार को अपना कारोबार चलाने का, तो फिर वो मजबूर होकर फिर वो यही बात करता है कि साहब मैं नहीं कर सकूंगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये तो दोहरा मेयार है, कहीं लोग खैरात बांट रहे हैं, दूसरी तरफ अपने मुलाजमीन को और इन लोगों को जो ताजिर सनतकार हैं फैक्ट्रियों का, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर आता रहता है कि जहाँ उनको, तो इस सिलसिले में कुछ करना तो पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि साहब वो महसूलात में कमी हो जाएगी, महसूलात में कमी होगी, इसमें कोई शक नहीं। महसूलात बहुत कम आएंगी इस दफ़ा, कुछ अपनी कोताहियों की वजह से महसूलात कम आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। महसूलात अपनी गलतियों की वजह से भी कम आएंगी, जो हुकूमत की अपनी गलतियाँ हैं, और कुछ महसूलात इस वजह से भी कम आएंगी क्योंकि दुनिया भर के हालात ख़राब है पाकिस्तान के ऊपर, उनके असरात मुरतब होंगे। तो ये दो मैंने आपको बातें बता दी, इसकी वजह से महसूलात कम आएंगी। अब जब महसूलात कम आएंगी तो हुकूमत के पास अखराजात करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। अब ये मांग तांग के गुजारा कर लें। अब मसला ये है कि IMF बजटरी डेफिसिट यानी कि आपके बजट खसारे को पूरा करने के लिए पैसे नहीं देता, वो तो तिजारत के लिए आपको पैसे दे रहा है ना, कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर आप तिजारत कर रहे हो, आपका जो उस सिलसिले में मामला हो, तो उसके लिए आपको आसानी दे रहा है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए ना, ताकि दूसरे ममालिक को जो पैसे आपने देने हैं वहाँ से लेने हैं, वो निज़ाम ठीक चलता रहे ना, उसको चलाना ज़रूरी है ना, इसीलिए वो चला रहे हैं इस निज़ाम को ना। तो वो तो बजटरी खसारे के लिए तो पैसे नहीं दे रहे। वर्ल्ड बैंक जो है वो कहते तो हम वर्ल्ड बैंक से, लेकिन वो तरक्याती इदारा है, वो जो पैसे हमें दे रहा है बुनियादी तौर पे तरक्याती कामों पर खर्च हो सकते हैं। बजट में उसको आप चाहें तो उसको मैं किस तरह से कहूँ, उसको किस तरह से आप उसमें शामिल करें, लेकिन बुनियादी तौर पर तरक्याती, यानी ऐसे अखराजात नहीं जैसे हमारे यहाँ तनख्वाहें दे देना अखराजात, या जनाब जो आम हुकूमती अखराजात हैं उनके मुतालिक बात की जाए, वो तो तरक्याती मंसूबे ऐसे होते हैं जो थोड़े लंबे अरसे के लिए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाएँ, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक देती है, पैसे देगी, अभी भी देगी, और किसी तरह से मेरे ख्याल से हमारे बजट को भी उससे सहारा मिल जाए। फिर और भी इदारे, ऐसी बात नहीं कि हम किसी की तरफ देख नहीं सकते। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उनकी जानिब देख सकते हैं, ये तरक्याती इदारे हैं। डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनकी जानिब देख सकते हैं, वो भी तरक्याती इदारा है। वर्ल्ड बैंक नाम है वर्ल्ड बैंक, लेकिन वो भी तरक्याती एक तरह से आप कह सकते हैं, तरक्याती कामों के लिए पैसे देते हैं। अब इनसे सहारे लेने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और बड़ा शौक़ था हमारा कि जनाब हम खित्ते के अंदर, मेरे ख्याल से तो खित्ते में जो है वो हम आहंगी करने की ज़रूरत है, बिलखुसूस साउथ एशिया के अंदर। तो इसके लिए तंजीम भी बनी हुई है सार्क, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में जो हम दो अहम मेंबर हैं, हम लोग एक इस तरह का निज़ाम बना ही नहीं सके कि हम माशी और ज़री तौर पर जो है या तिजारती तौर पर आपस में एक निज़ाम बना लें, हम ये कर नहीं सके। तो तरक्याती काम बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, दुनिया के गरीब आवाम यहाँ पर रहती है, जो एक फैक्ट है। इंडिया में भी बहुत गरीब आवाम रहती, इंडिया में हमसे ज़्यादा ही तनासुब होगा। पाकिस्तान में भी गुर्बत है, इंडिया में भी गुर्बत है, वहाँ पर भी बेरोज़गारी होगी, हैं, तिजारत और सनत के शोबे में शायद थोड़ी बेहतरी हो अब वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान का सिलसिला ये है कि यहाँ पर शायद तादाद कम हो गरीबों की, लेकिन और तनासुब में भी शायद कम हो, लेकिन इस खित्ते को भी ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर अब आपको पता है मामलात कैसे हुए हैं, तो वहाँ पर अब तिजारत सनत के पैसे कहाँ से मिलेंगे,
इसके बारे में भी सोचते हैं, फिर ये बजट खसारे को पूरे करने के बारे में सोचे, क्योंकि अभी बजट खसारा है असल मसला। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो बजट के अहदाफ है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहा था कि अब बजट बनाने से पहले क्या चीज़ों की जो है वो हमें तैयारी करने की ज़रूरत है और फिर बजट की तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि दो तीन चीज़ें तो आपके सामने, महसूलात कम हो गई, तिजारती और माजरत बजटरी खसारे के ऊपर जो है वो मामलात होंगे, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं। जनाब अंजुम निसार साहब मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा हैं, 12 हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है शरीक भी होते हैं और टेलीफोन लाइन के जरिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर भाई, थैंक यू। हुकुम। अंजुम निसार साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि आपके सामने ही हालात हैं, महसूलात तो हो गई अब कम, और साथ ही जो है वो ये भी हमें पता है कि बजट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। अब हुकूमत को, मैंने ऐसा सोचा था, मैंने कहा आपसे डिस्कशन भी करता हूं इस सिलसिले में, कि हुकूमत जो है एक तो अवाम की फलाह बहबूद को फोकस रख ले, दूसरा इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसको सामने रख के इस दफा बजट बनाए कि माशी तौर पे मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, ना कि किसी सेक्टर या मखसूस जो तबकात होते हैं उनको, उनके बारे में सोच के। जी सबसे पहले शुक्रिया नासिर भाई। देखिए, बजट की उम्मीद है कि ये पहले, और अगर बहुत थोड़ा बहुत लेट हो तो सेकंड वीक तक, लास्ट वीक 12 जून तक तो उनको पेश करना है, ताकि उसको अप्रूव भी करना है। और ये डिफिकल्ट टाइम है, और कोरोना से पहले ही आप देख रहे थे मैशियत की हालत बेहतर नहीं थी, और कोरोना के बाद तो बहुत बुरी हालत में है। और खास तौर से आपने देखा है, एक्सपोर्ट के फिगर ले लें, हम रेमिटेंस के फिगर ले लें, हम लोकल टैक्सेस के फिगर ले लें, हम ये तो तमाम इंडिकेटर्स बहुत नेगेटिव है। खुद वर्ल्ड बैंक, खुद हमारी गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि नेगेटिव ग्रोथ है। कि नेगेटिव ग्रोथ का मतलब होता है कि 22 करोड़ आवाम का मुल्क पूरे साल में हम नेगेटिव ग्रोथ करेंगे। नेगेटिव यानी 22 करोड़ अफराद दिन रात मेहनत करके नतीजा क्या होगा? माइनस, सिफर से नीचे। तो बेचारा, और सबसे ज्यादा मुतासिर कौन होंगे? जो गवर्नमेंट कहती है ये अवामी बजट है, तमाम गवर्नमेंट, चाहे आज की गवर्नमेंट, पिछले के, ये अवामी बजट है, इससे आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। ये आम आदमी पे ही असर पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी इसी पाकिस्तान में रहता है, वो चांद या किसी और सितारे पे नहीं रहता। तो जब एक इंसान, आम आदमी को प्रॉब्लम है, तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि बहुत देखें। एक तो इन्होंने दिया एहसास प्रोग्राम के जरिए, अच्छी बात है, देना चाहिए था। जो तबका बहुत ही पॉवर्टी लाइन से बिलो था और उसके अंदर डेटा नहीं था, चले लोगों को मिला कुछ, लेकिन ये कंटिन्यूस है। कोरोना वायरस कहीं जा नहीं हुआ। कोरोना वायरस इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग 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 टाइम, जो नजर आ रहा है दुनिया में, और ये उभरता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कब होगा पे। तो हमें सारा प्लानिंग के साथ 22 करोड़ आवाम को देखिए मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो दे कि ये मुल्क में, मुझे तो अदरवाइज का अंदेशा है, मुझे लग रहा है ये लोग बाहर निकल आएंगे। अगर पिछले 2-3 दिन के हालात देखें, कल करंगी के अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर लेबर घुसे हैं और वो कहेंगे सैलरीज नहीं मिली। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इंडस्ट्री बेचारे, मैं जितना मैं जानता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट आखिर तक कोशिश करता है कि उसकी फैक्ट्री का पहिया चलता रहे, उसके स्टाफ को सैलरीज मिलते रहे। बिजनेस मैन की ख्वाहिश होती है। तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त बड़ी ही, और तमाम स्टेक होल्डर्स को, और स्टेक होल्डर को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, सेल टैक्स पे आ जाए। पहले मैं, अगर आपको 2-3 मिनट है, एक एक करके ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का आपने देखे तो 64% अप्रैल के अंदर नीचे गई है। 64%। हम जो कहते थे कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान में कमाई के दो जरिए हैं। गवर्नमेंट कहाँ से कमा सकती है? आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपकी रेमिटेंस बढ़े, ये तो बाहर से आपके इनकम। डोमेस्टिक आप कहाँ से कर सकते हैं? कि डोमेस्टिक आपको टैक्सेस मिले, इंडस्ट्री का पहिया चले, बिजनेस चले, स्मॉल मीडियम साइज चले, सर्विसेज सेक्टर चले, एग्रीकल्चर चले। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत आपके सामने है। 5.4% नेगेटिव ग्रोथ है, यानी कि पूरा साल मेहनत करने के बाद अब 5.4% नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। एक्सपोर्ट हम शायद $2-3 बिलियन, चूंकि आपकी अभी मई का फिगर्स आने हैं और जून के आने हैं, अप्रैल के आपके सामने बता दें, और अगले 2-3 महीने के हालात अच्छे नहीं लगे। तो जब एक्सपोर्ट भी आपकी नीचे आएंगी $3 बिलियन, और हम मुसलसल गवर्नमेंट लोन्स पे जा रही है, हम जो डोमेस्टिक डेब्ट बढ़ता चला जा रहा है, सर्कुलर डेब्ट नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ चुका है। इसको अनएफिशिएंसी कह ले, ना एडी कह लें, अब कुछ अल्फाज देने। नेट रिजल्ट ये है कि हमारे जो रिजर्व, जो रेवेन्यू है, वो कम होता जा रहा है। और इतने बड़े मुल्क को संभालना एक मसला जेन्युइन है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई ये भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हल ना हो सके। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे आपको सेल टैक्स रेट में कमी करनी चाहिए। सेल टैक्स इसलिए कि जो बेचारा गरीब भी 17% दे होता है, और जो बहुत अमीर है
वो भी 70% दे होता है कोई आइटम पे। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर बैलेंसिंग हो। एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन में काम हुआ था जिसके नतीजे सब ने ये रिसर्च करके ये कंसेंसस पे पहुंचे थे, जो नेट सेल टैक्स है गवर्नमेंट को तकरीबन 5 से 6% देता है, यानी कि 70% जब लेते हैं तो खर्चों के अंदर, रिफंड के अंदर, रिबेट के अंदर नेट आके जब 5-6 मिलता है तो गवर्नमेंट बेशक 6-7 कर दे, 1% ज्यादा ले ले, लेकिन नो रिबेट नो रिफंड जब ये 7% देंगे तो इससे इन्फ्लेशन में, महंगाई में कमी होगी, ये गरीब आदमी की एक्सेस हो जाएगी आम अशिया को करने की। सेकेंडली ड्यूटीज लगा दी गई थी बेतहाशा, इंपोर्ट को कर्टेल करना जब आपके एक्सचेंज ना हो तो एक बेहतर तरीका है, लेकिन अब जब आप इस प्रोसेस से निकल चुके हैं, आपके इंपोर्ट के नतीजे में आपकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। अब नासिर भाई ये हालत है, और आप मुझसे एग्री कहेंगे, जो हमारा जीडीपी का साइज पिछले 2 साल पहले 319 अरब डॉलर था, $319 बिलियन, वो डिवेल्यूशन के नतीजे में पहले तो हो गया जनाब 280, और अब जो हमने लेटेस्ट जो डेटा आया हमारे पास वो है $365 बिलियन, यानी कि हमारी जीडीपी कब होकर $365 बिलियन रह गई है। यानी ये आपने जो है पूरा उसका एक तरह से मैं कहूंगा कि पूरा तज्जिया दे दिया अभी जो मामला जिस जगह हैं, और काफी नुकात ऐसे हैं जो कि मजीद भी मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं। खुर्रम शहजाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर, मैं आप मेरे साथ ही रहिए क्योंकि आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। ये जो बिलखुसूस आपने अभी बात की है तिजारती खसारे की और उसके असरात की, इसके ऊपर मैं दोबारा से आपकी जानिब आता हूँ। खुर्रम शहजाद साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। आप एक मारूफ तज्जियाकार भी हैं, माशी मामलात के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूँ बजट, और बजट से पहले जो प्लानिंग वगैरह होती है, अब तो खैर वक्त ही बहुत कम रह गया है, और इस दफ़ा क्योंकि मामलात इस तरह के थे तो इस बारे में ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं हुई। अब बात यह है कि मैं तो बजटरी खसारे के बारे में बात कर रहा था, तिजारती खसारा भी हमारे सामने आ गया, महसूलात में कमी हमारे सामने। तो खुर्रम साहब, इस दफ़ा बजट कैसे बनाना होगा, किस तरह से बनेगा? देखें, इट्स अ टफ कॉल, और ये बजट ये एक तरह से एज यूजुअल जो होता है वो बजट नहीं होगा, जिसमें हमेशा आप देखते हैं कि टैक्सेस का बर्डन पिछले कुछ सालों से ज्यादा होता आया है, और एक्सपेंडिचर्स जो हैं अपनी जगह उस हिसाब से कट नहीं किए गए, ये कह लें रैशनलाइज नहीं किए गए। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स जो हैं हमेशा से ज्यादा रहे हैं, और हम ये सोचते आए कि हम टैक्सेस को बढ़ाएं, ये नहीं सोचते आए कि हम जो इक्वेशन की दूसरी साइड है यानी कि एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे कम किया जाए, ताकि जो भी रिसोर्सेज हमारे हाथ में हैं उनको एक बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, जहां जरूरत है सबसे ज्यादा वहां किया जाए। 2, कि वो जो टैक्सेस हैं उनको किस तरह से हम इन एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से अलाइन करें, और फिर रैशनलाइज करें टैक्सेस को, ताकि जो इंडस्ट्रीज टैक्स दे रही हैं, जो इंडिविजुअल टैक्स दे रहे हैं, उन पर बर्डन ना करें, और उन पे टैक्सेस को जो है बढ़ाया जाए जहां पे टैक्सेस बिल्कुल नहीं है। और दूसरी साइड जो एक्सपेंडिचर्स की है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स की हम जब बात करते हैं, जिसमें रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी है, जिसमें और बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, दे रन इन बिलियंस ऑफ रुपीज, जैसे कि 400 बिलियन की तो जो है वो आपकी गवर्नमेंट की सिविल अफेयर्स जो है उनको मैनेज करने के लिए जो है खर्च किया जाता है। असल मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ, प्रोविंशियल तो बाद में आता है। तो देखिए, एक तो चीज ये है कि ये जो बजट आएगा इसमें होना क्या चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपके टैक्सेस का बर्डन कम से कम हो, और साथ में जो उसके जो काउंटर जो मेजर है एक्सपेंडिचर्स, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए, डेवलपमेंट और रिलीफ एफर्ट्स की तरफ जो है वो ज्यादा किया जाए, ताकि जो है हमारी जो फिस्कल पोजीशन है वो बहुत ज्यादा खराब ना हो। देखिए, फिस्कल पोजीशन पूरी दुनिया की खराब होगी, ये मौका ऐसा है, ऐसा नहीं किया जा सकता कि फिस्कल पोजीशन जी खराब नहीं होगी, लेकिन हम रिपीटेड बेसिस पे ना करें। ऐसा ना हो कि हर साल 9% जीडीपी का जो है वो फिस्कल डेफिसिट आता रहे, और इवेंचुअली ये हो कि जी हमारा इन्फ्लेशन दोबारा आ जाए। अंजुम साहब ने भी जैसे कहा, करंट अकाउंट डेफिसिट का हमारा इशू दोबारा से खड़ा हो जाए। हम हमेशा यही करते हैं कि 5 साल बाद वही साइकिल हमारा होता है। क्यों? कि हम फिस्कल को सही मैनेज नहीं कर पाते। रिजल्टेंट ये होता है कि आपका करंट अकाउंट इवेंचुअली आपके हाथ से दोबारा निकल जाता है। ये भी आपने जो निशानदेही कर दी, और बहुत एक मैं कहूँगा कि मुनफरिद अंदाज में बात को बताया है। जाहिर बात है हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स को आपकी बात को बड़ी जो है वो संजीदगी से लेना चाहिए। अच्छा, बात अंजुम निसार साहब हमारी हो रही थी तिजारती खसारे पे, आप बात को ले आए। आपने जनाब कहा कि दुनिया भर में ही ये इशू है, पाकिस्तान में भी जाहिर बात है। तो पाकिस्तान के अंदर तो हम पहले लॉपसाइडेड चल रहे थे, तो इनकी बड़ी ख्वाहिशात थी जनाब कि पाकिस्तानी जो हैं ये बड़े जनाब ज़ाया करने वाले लोग हैं, और बाहर से जनाब कुत्ते का खाना मंगा के खाते हैं, बाहर से जनाब चीज़ खाते हैं, बाहर की ये अच्छी चीज़ें क्यों खाते हैं, इनको पाकिस्तान की अंदर बनने वाली भले नाकिस और थर्ड क्लास चीज़ें क्यों ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में अच्छी नहीं बनती, लेकिन ये ज़बरदस्ती हमें कहते थे जी यहाँ से खाओ ताकि इम्पोर्ट रिडक्शन हो जाए।
अब मुझे ये आप बताएं कि इंपोर्ट रिडक्शन तो मुझे इतनी को खास दिखाई नहीं दी, क्योंकि मेजर जो चंक्स हैं वो तो हमें कहीं को खास ऐसा दिखाई नहीं दिया, मतलब कमी हुई है लेकिन मामूली सी। एक्सपोर्ट में जो गिरावट है वो कहीं ज्यादा है। ये मसला अब आइडेंटिफाई हो गया। अब आप हुकूमत के पास जाएं, आप काफी इंपोर्ट के हमारे जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, और हमारे यहाँ जो ये कंज्यूमर गुड्स वाले हैं जो बाहर से मंगवाते चीजें उनकी नुमाइंदगी करते हैं। आपको चाहिए हुकूमत को जाके समझाएं कि यार आप क्या बच्चों के दूध और ये जूसेस के पीछे पड़े हुए थे, आपने कौन सी इंपोर्ट कम कर ली? बात करें ना आप इनसे जाके। अरे देखिए हम ये कहते हैं, हमने बिल्कुल हमेशा कहा कि मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ। पाकिस्तान के अंदर लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए रीजनल तौर पे, और इधर बिल्कुल लाएं। लेकिन ये रातों रात आप ऐलान करते हैं एक बिजनेस रिटेल सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं रिटेल सेक्टर। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, चाहे वॉलमार्ट हो, एप्पल हो, सैमसंग हो, ये फूड। और पाकिस्तान में अगर आपने इम्पोर्ट, आपने तो ऑलरेडी ड्यूटीज में कोई दुनिया में प्रोटेक्शन क्या होती है 30-40%। 30% के बाद स्मगलिंग स्टार्ट हो जाती है, दूसरी ड्यूटीज लगाएं। नहीं, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ ना, ये मैं इसका सवाल का जवाब आपसे लेता हूँ। राशि भाई कोई फायदा नहीं हुआ। टोटल इम्पोर्ट जो कंज्यूमर फूड आइटम आते हैं मुल्क का मुश्किल से $200-300 मिलियन, $200-300 मिलियन के हैं, और इनको एतराज है इस पर। अब ऐसे अपनी खवातीन के मेकअप पे एतराज है। मैं मुकदमा लड़ूंगा ईद से पहले। खवातीन भी हमारा प्रोग्राम देखती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, आपकी बात मुकम्मल होगी। अंजुम, बात यही है कि अवाम के इस्तेमाल की जो मामूली अशिया है, खवातीन मेकअप इस्तेमाल कर रही है, कंज्यूमर गुड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इनका तो बहुत छोटा कंपोनेंट है। ऐसी टीवी पर आकर लोग ज्यादातर शोर ये मचाते हैं कि जी ये लग्जरी प्रोडक्ट बंद कर दे। अरे ये थोड़ा सा कंपोनेंट है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अंजुम निसार साहब के साथ ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी। अंजुम निसार साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लें और ये भी बताएं कि हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं अपनी तरफ से, ये जो मैं तो इसे आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल या सरफेस स्टेप्स कहूंगा कि सर इससे फायदा तो कोई नहीं हुआ, इंपोर्ट तो अपनी जगह ही है कायम, कोई ज्यादा कम भी नहीं हुई। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नाज़रीन, देखिए मैं तो इस फेवर में हूं। मैंने आपसे खुद कहा कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम रिटेल सेक्टर्स को चलने देना चाहिए। रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दी गई हैं बेतहाशा, जिसके नतीजे में आप आज पूरे पाकिस्तान की किसी सुपरमार्केट में चले हैं, स्मगलिंग से सामान भरा पड़ा है। बजाय के गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले, जो गवर्नमेंट शिकायत करिए कि हमें रेवेन्यू कम हुआ है, ये रेवेन्यू बेहतर हो जाएगा। और डोमेस्टिक रेवेन्यू गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है टैक्स जमा करने का, और हमारा सेक्टर एक बहुत ज्यादा टैक्स 100% जाके ड्यूटी का इंसिडेंट पता है। तो इसके साथ साथ एक बात और कह दूं, देखिए आपने जो आम आदमी की बात की, एक इन्होंने कंडीशन लगाई थी CNIC की। अगर इस हालात के अंदर ये छोटे तबके को वाकई सहूलत देना चाहते हैं, दरमियाना तबके को सहूलत देना चाहते हैं, तो इसको हर हालत में इसको डिले कर दिया जाए, इसको अबेस में डाल दें। जब हालात अच्छे हों आप दोबारा लगा दें, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। छोटा तबका आज दुनिया में, आप दुनिया का एक मुल्क एग्जांपल दे दें जहां आप शॉपिंग या कोई चीज खरीदने जाएं और आप कस्टमर से बोले अपना शनाख्ती कार्ड दें। आप लोगों टैक्स नेट में हिस्सा नहीं ला सकते, नहीं आए, या तो आपका टैक्स नेट बढ़ जाता, हम कहते हैं ये बहुत अच्छा अमल है, बड़ा अच्छा। आपका टैक्स नेट कम होगा, लोग टैक्स नेट से बाहर जाएंगे। आप ये चीजें ना, आप चीजें वो करें जो आवाम की आसानी के लिए हो। 3 चीजें, सेल टैक्स रेट में कमी आनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्योंकि ताल्लुक उसका FBI का नहीं है, स्टेट बैंक का, लेकिन इससे लिंक है, इंटरेस्ट रेट में वाजिब कमी आनी चाहिए। एक्सपोर्टर्स बहुत तकलीफ, अगले 2-3 महीने में तकलीफ में देखता हूँ, बल्कि 4-5 महीने। जो क्लाइंट चला गया वो क्लाइंट बड़ा मुश्किल से वापस आता है। ये 30-35-15 साल की मेहनत होती है, क्लाइंट का ट्रस्ट क्रिएट होता है, तब जाके आपकी एक्सपोर्ट को रेगुलर ऑर्डर देते हैं। वो इस मुल्क से चले गए हैं, वापस उनको लाना एक बहुत मुश्किल काम होगा। तो आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। खुर्रम शहजाद साहब, देखें एक मौजू तो मैंने अपनी जगह तिजारती खसारे वाला डिस्कस कर लिया। बजटी खसारे की जानिब जब आए तो आपकी गुफ्तगू में शामिल होने से पहले मैंने यही कहा था कि अब हमें कहीं ना कहीं से सहारा तो चाहिए होगा। आपको पता है IMF जो पैसे देता है, बल्कि आप ही लोगों से गुफ्तगू करने के बाद ही अखज़ किया था, वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए ज्यादा इस्तेमाल होगा। तिजारती खसारे के लिए तो हमें तरक्याती इदारे जो थोड़े बहुत पैसे दे दें, शायद माजरत जो बजटी खसारा है उसके लिए तरक्याती इदारे जो पैसे दे दें, ठीक थोड़ा बहुत साथ हमारा दे दे। अब हमें महसूलात कम होने पर किसकी जानिब देखना पड़ेगा, ये मुझे बता दें बस। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये इंडोर्स करना चाहूंगा इस बात को कि ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि इम्पोर्ट जो है, अगर आप ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और रैशनलाइज नहीं करेंगे और फर्क नहीं करेंगे कि जो लग्जरी आइटम्स है वो क्या हैं और नॉन लग्जरी आइटम्स, जो कंजम्पशन के आइटम्स है वो क्या हैं, जो आपके लोकली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। देखें,
सिंपल सी चीज है, उसकी वजह से आपकी ना स्मगलिंग बढ़ जाएगी और ये बढ़ी भी है और आपके टैक्स पेयर्स ज्यादा कम हो जाएंगे। आपको पता है आपके 2008 में 8 में और 9 में टैक्स पेयर्स कितने थे? जो आज आपका नंबर है उतने टैक्स पेयर्स उस वक्त थे। आज तो आपको उस पर डबल पे होना चाहिए था जो आपका पोटेंशियल है। और आपके इस दौरान यानी कि पिछले 6-7 सालों के दौरान एक्चुअली टैक्स पेयर्स कम हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके यहाँ पॉलिसीज जो है वो इंसेंटिव ड्रिवन नहीं है, सही टैक्स पॉलिसीज नहीं है, तभी आपके यहाँ टैक्सेस कम हुए हैं, या तो टैक्स चोरी हुई है या स्मगलिंग बढ़ी है या फिर आपको जो टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो एक तो ये बात। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो कह रहे थे रिटेल जो है वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा सेक्टर है। आप देखें पाकिस्तान में, मैं आपको नंबर आपको बताता हूँ क्या है। रिटेल एंड ट्रेड पाकिस्तान में 18% है जीडीपी का, 18% सिंगल हैंडेडली। आपको पता है 18% का मतलब ये है कि जो अब इकोनॉमी के 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है और एग्रीकल्चर है। जो सर्विसेज है इसके अंदर रिटेल एंड ट्रेड आता है जो कि 18% ऑफ जीडीपी है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 20% ऑफ जीडीपी है। आप ये देखें एक हिस्सा पूरा इकोनॉमी का और एक हिस्से का सब हिस्सा ऑलमोस्ट बराबर होने जा रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि रिटेल हमारे पास बहुत बड़ा सेक्टर है और यही ड्राइव करता है इकोनॉमीज को, कंजम्पशन ड्राइव करती है इकोनॉमीज को। आज जो आपकी मसला हुआ है कोविड की वजह से, प्रोडक्शन अपनी जगह पर है बट कंजम्पशन गिरती जा रही है क्योंकि लोग जो है वो अपने आप को जो है वो अपने कैश को सेव कर रहे हैं और कोशिश करते हैं बेसिक एसेंशियल आइटम्स पे स्पेंड किया जाए। मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर रिटेल